अचीवर्स आईएएस एकेडमी पटना के वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक यानी कि 1 से 7 तारीख तक के इवेंट्स के आधार पर, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इवेंट्स रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे, उस पर हम सवाल बनाएंगे और उसी सवाल के माध्यम से उस टॉपिक के डेप्थ में भी जाएंगे जहां पर जरूरत होगा। और ये सारे टॉपिक्स और ये सारे क्वेश्चंस काफी मेहनत से तैयार किए गए हैं और काफी सीरियसली तैयार किए जाते हैं। कई बार हमने देखा है और हमको सूचना मिलती रहती है कि जो भी करंट अफेयर्स के नाम पर जो वीडियोज या प्रोग्राम्स जो आते हैं, उसमें काफी सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चंस और जो सिलेक्शन होता है वो कभी कभी यूजलेस होता है। तो हम यूजलेस चीजों को छोड़ते हुए जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, उसमें से सेलेक्ट करके आपके पास लाए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पर एक नजर डालते हैं और आज के इस वीडियो में कुल मिलाकर जो 1 से 7 फरवरी के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसमें हम 25 क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ग्रैमी अवार्ड जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है पूरे इंटरनेशनल लेवल में। और हर आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है कि इसमें उसको एटलीस्ट नॉमिनेशन मिल जाए, और अगर नॉमिनेशन मिल जाता है तो फिर चांस बनती है अवार्ड विनिंग का। अगर अवार्ड नहीं भी मतलब कोई जीतता है तो नॉमिनेशन हुआ भी, तो नॉमिनेशन का होना भी अपने आप में काफी प्रेस्टीज माना जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट it was 69th Grammy Award ceremony which was held in Los Angeles, USA। तो इस पर हमको ध्यान देना होगा। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि 69th दिया हुआ है, जबकि ये 68th था। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वाज होस्टेड बाय ट्रेवर नोवा। तो ये छठी बार और लास्ट बार, छठे लगातार बार और लास्ट बार ये इन्होंने होस्ट किया है। कभी कभी होस्ट का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर यूपीएससी वगैरह के जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं। अब रेलवे वगैरह में तो नहीं पूछेगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि केंड्रिक लमार गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस एंड बैड बनी, जो कि प्यूर्टो रिको के हैं, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड विन किए हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट तो सही है कि केंड्रिक लमार गॉट लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस, बट ही वाज आल्सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड विनर। यानी कि केंड्रिक लमार को ही सबसे ज्यादा इसमें अवार्ड भी मिला और नॉमिनेशंस भी मिला। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट ये गलत हो गया। तो ओवरऑल जो है ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है इन 2026 देयर वेयर 95 कैटेगरीज इन ग्रैमी। तो ये बात सही है कि उसमें 95 कैटेगरीज थे और इस तरह से ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, आपका स्टेटमेंट नंबर 1 गलत, स्टेटमेंट नंबर 2 सही, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत और स्टेटमेंट नंबर 5 जो है ये आपका सही हो जाता है। तो 2 और 4 इसमें आंसर जो है नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको काट के कर लेते हैं 2 और 4 और ये आंसर सही हो जाता है। ठीक है,
इसमें अगर एक्सप्लेन और भी इस पे क्वेश्चंस ये बनाया गया है इस टेस्ट में, कारण कि ग्रैमी अवार्ड के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और उसमें जो है जो इम्पोर्टेंट होता है, हम चाह रहे थे कि वो आपसे बनवा लेते हैं, तो इसलिए। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। अ, एक तो ये बात समझिए कि जो ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी साल, ये किस लिए, जैसे कि 68th वाला दिया गया, और ये 68 दिया गया कब, ये फरवरी में, ठीक है। तो फरवरी में दिया गया, तो ये अगस्त 31 2024 से लेकर 30 अगस्त 2025 तक के बीच में जो भी एल्बम सॉन्ग या जो भी वर्क आया उसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड पिछले साल, पिछले एक साल के वर्क के लिए दिया जाता है, जो कि जैसे कि 2026 में है, तो 31 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2025 तक के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 1 फरवरी को ये अवार्ड दिया गया और ये लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया गया। वेन्यू जो है, वेन्यू का नाम है crypto.com एरेना, ठीक है। ट्रेवर नोवा जो है, ये कॉमेडियन, ये कॉमेडियन है और ये छठी बार लगातार जो है इसको होस्ट किए। तो ये इतने बड़े अवार्ड होस्ट करने का प्रेस्टीज भी मिलना काफी इम्पोर्टेंट होता है। अ, देखिए, हम लोग केंड्रिक लमार की बात कर रहे थे, तो केंड्रिक लमार जो है, इनको 5 नॉमिनेशंस मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस के साथ में ये इसमें आए थे और सबसे ज्यादा इनको प्राइज भी मिला, अवार्ड भी मिला। इसमें टोटल 95 कैटेगरीज थे। देखिए, दो इसमें नए ऐड किए गए थे। यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है स्टेटमेंट में, तो दो नए ऐड किए गए थे और वो क्या थे? एक था बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम और दूसरा था बेस्ट एल्बम कवर। तो ये, अब हम लोग 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को देख लेते हैं जो कि हमको याद रखना चाहिए। अब जानते हैं कि 95 कैटेगरीज है और इतना तो याद रख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है केंड्रिक लमार और SZA, ये भी आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट हैं। तो इन दोनों को इनके वर्क लूथर के लिए मिला, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली आइलिश को मिला वाइल्ड फ्लावर के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को मिला डेवी टिरार मास फोटोस। ये स्पेनिश में ये वर्क है और ये पुएर्टो रिको कंट्री के लैटिन अमेरिका में है। ये उसके हैं, स्पेनिश में ये गाते हैं, ठीक है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए ओलिविया डीन को मिला, ठीक है। और इंडिया के लिए एक खुशी की बात है कि इंडिया में शरणार्थी के रूप में रह रहे दलाई लामा को कैटेगरी है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, ये कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी में उनके एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, ये एक्चुअली कैसे आजकल कथावाचक होते हैं, कथावाचन होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, तो इन्होंने अपने रिलीजन से संबंधित, बौद्धिज्म से संबंधित जो है कुछ मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड एक स्टोरी टेलिंग के लिए एक ये निकाला, ये एल्बम निकाला। मतलब जो इन्होंने स्टोरी टेलिंग किया उसको एल्बम का रूप दिया गया और एल्बम का रूप देने में उसमें कई बड़े लोग भी शामिल रहे। उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन लोग थे। एक तो उसमें देखिए उस्ताद अमजद अली सरोद मास्टर हैं, आप इनके नाम को जानते ही होंगे।
और इनके दो पुत्र हैं, अमान अली बंगस और अयान अली बंगस। तो ये इसमें म्यूजिक कंपोजिशन इन लोगों का था। इसके अलावा ये जो एल्बम है, इसका जो ये प्रोड्यूसर थे, वो कई बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके कबीर सहगल इसके प्रोड्यूसर के रूप में थे। अ, और इसके और भी इंटरनेशनल कास्ट में एंड्रिया डे, मैगी रोगर्स, टोनी सुकर, टेड नैश, डेवी नोवा, रुफुस वेनराइट, तो ये सारे लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि एक एल्बम के पीछे कितने, ये तो केवल नाम आपके सामने हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि आपके सामने नहीं आ पाते हैं। तो एक काम के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी हुई होती है। तो ये जो है, अ, तो 1 फरवरी जब अवार्ड दिए, मतलब की घोषणा की गई, तो दलाई लामा को इसमें ये विनर डिक्लेयर किया गया। और देखिए इसमें कैथी गारवेर, ट्रेवर नोवा, ये सारे लोग उसमें नॉमिनेटेड थे। इन लोगों को हरा कर जो है, एक तरह से पीछे करके दलाई लामा के इस एल्बम को अवार्ड दिया गया। तो अच्छी बात है। हमारे इंडिया में रहते हैं और हमारा उनसे लगाव है। हम लोग उनको काफी सहायता भी भारत सरकार के द्वारा मिलता है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि इंडिया से कितने लोग नॉमिनेटेड थे। तो अब मुश्किल ये होता है कि इंडियन लोग भी जब किसी विदेश किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो उस समय हम उनको इंडियन होते हुए भी इंडियन सिटीजन नहीं कह पाते हैं। उसी तरह से एक हैं अनुष्का शंकर, आप इनके नाम को जानते हैं। ये पंडित रविशंकर की पुत्री हैं और इनको कई बार 13 बार इनको नॉमिनेट किया जा चुका है। आप देखिए, 13 बार नॉमिनेट किया जा चुका है। ठीक है। ये भी इस बार भी, मतलब कि 2026 में भी ये नॉमिनेटेड थी। अ, दो कैटेगरी में इनका नॉमिनेशन था। एक था बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, उसमें चैप्टर वी रिटर्न टू लाइट, ठीक है। और ये दूसरा है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर डे ब्रेक। तो ये दो कैटेगरी में आपको इनके इस दो एल्बम्स को नॉमिनेट किया गया था। हालांकि एक में भी नहीं मिल पाया, तो ये एक अलग बात है। ठीक है। इसके अलावा, यानी कि अनुष्का शंकर के अलावा, शक्ति एक बैंड है। शक्ति एक बैंड है, फ्यूजन बैंड है, जिसमें कि शंकर महादेवन, जो कि अपने ब्रेथलेस गाने के लिए फेमस हुए थे, तो शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉगलिन और भी लोग मिलकर इस बैंड को, ये पहले भी नॉमिनेट हुआ था और इसको अवार्ड भी मिला था। फिर इस बार भी ये नॉमिनेट हुआ था शक्ति बैंड, लेकिन इसको इस बार कोई अवार्ड नहीं मिल पाया। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिद्धांत भाटिया सिद्धांत भाटिया को ये मिला था साउंड्स ऑफ कुंभ, ठीक है, लेकिन इनको भी अवार्ड नहीं मिल पाया। एक चारू सुरी करके हैं, तो इनको भी नॉमिनेट किया गया था इंडिया से, लेकिन ये भी अवार्ड नहीं जीत पाए। तो इस तरह से जो है, अ, इंडिया से या इंडिया से रिलेटेड जो लोग थे मूल रूप से, उनको कोई अवार्ड नहीं मिल पाया, एक्सेप्ट इंडिया में शरणार्थी के रूप में रह रहे दलाई लामा के अलावा। अ, भारत द्वारा पहली बार ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर ने जीता था, वो 1968 में। ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और इसको जो है याद रखिएगा। वैसे सबसे अधिक बार नॉमिनेशन जो है 18 बार जुबिन मेहता को नॉमिनेशन मिला था। ठीक है।
आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, जो कि ग्रैमी से ही है। हमको लगता है कि ग्रैमी से 3 या 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब इसमें है कि करेक्टली मैच्ड, कौन इसमें करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। ठीक है। तो पहला अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लमार को मिला था, ये तो उस समय हम लोग बात कर ही लिए थे। तो इसका मतलब है कि ये सही है। दूसरा, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली आइलिश को, ये भी हम लोग देख लिए थे, तो ये भी सही है। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को, ये भी सही है। न्यू आर्टिस्ट, ये भी सही है। और ये तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1 2 3 4 5 सभी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वेयर इंडियन सिटीजन्स who were nominated in the Grammy Awards 2026। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये तीनों नाम जो है, ये हैं तो तीनों नाम हैं तो ये 2 नाम, लेकिन ये भी इंडियन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, ये ब्रिटिश सिटीजन है। और ये दलाई लामा शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नोटा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पंडित रविशंकर वॉज द फर्स्ट इंडियन हु हैड वोन ग्रैमी अवार्ड इन 1968। तो यहाँ पर ये 1968 नहीं, बल्कि 1967 में ये ये जीते थे। हम यहाँ पर लगता है ऊपर में जो मेंशन किए हैं उसमें एक जगह गलती हुई है, ये 1967 होगा। ठीक है ना, आप इसको काट लीजिएगा। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसका क्या हो गया, ये गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, पंडित रविशंकर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेशंस, तो ये गलत है। चूंकि जुबिन मेहता को था, तो आपका यहाँ भी हो जाएगा नोटा। ठीक है। अब ग्रैमी पर आपके 4 सवाल थे और ये चारों सवाल समाप्त होते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 16th फाइनेंस कमीशन पर बेस्ड है। इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद में उस पर थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स रिकमेंडेशंस वेयर टेबल्ड इन पार्लियामेंट अलोंग विथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के साथ में नहीं, बल्कि बजट के साथ में ये पेश हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो आंसर है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 अप्रैल। तो इसके बारे में जो 2024 में तो मान लीजिए ठीक है, ये हुआ था, लेकिन क्या ये 1 अप्रैल 2024 को हुआ था? तो इसका आंसर है नहीं, जो कि हम लोग आगे अभी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ठीक है। और द कमीशन वाज मैंडेटेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय 31 दिसंबर 2025। ये भी गलत है। तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा नोटा। ठीक है। अब देखिए ये कैसे तीनों स्टेटमेंट जो है गलत हुआ। देखिए ये तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को नवंबर 17 2025 को ये सबमिट कर दिया गया था। अब आपको पता है कि भारतीय संविधान में ये दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को जब कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाएगा। ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश कर रही थी, उसी के साथ में इस रिपोर्ट को भी पेश किया गया। ठीक है। तो 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया पार्लियामेंट में। इनको प्रेसिडेंट को कब किया गया? 17 नवंबर को, 17 नवंबर 2025 को। 1 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट में हुआ। इसका जो फॉर्मेशन है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31 दिसंबर 2023। 1 अप्रैल 2024 को नहीं, बल्कि 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है। और आप जानते ही हैं, ये तो अब घिसा पिटा सवाल हो गया है कि किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 280 में है। ठीक है। इसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया थे, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रहे। और
इनका जो ये अपॉइंटमेंट जो फाइनेंस कमीशन होता है वो 5 साल का के बाद होता है, हर 5 साल पर होता है। ये भी संविधान के आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। 31 जनवरी 2024 को, फिर जैसे कि 31 दिसंबर 2023 को तो इसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में मेंबर्स जो है इसके बनाए गए फाइनेंस कमीशन के। तो मेंबर्स जो है वो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राज्याध्यक्ष और सौम्या कांति। एक्चुअली हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे नाम को याद रख पाना संभव है, लेकिन एक बार देख लेने से या बार बार नजर डालने से आपके दिमाग में ये बना रहेगा। तो ये आपका और इसको मैंडेट दिया हुआ था कि 31 अक्टूबर 2025 तक सौंप देना है। हालांकि ये थोड़ा सा लेट हुआ और 31 अक्टूबर के जगह पर ये 17 नवंबर को ये अपना पेश किया। तो खैर इतना तो चलता है। अब इसमें एक चीज देखा जाए कि दो तरह का रिवॉल्यूशन होता है। एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल में है कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार का 100 करोड़ अगर होता है कलेक्शन, तो उसमें अगर वर्टिकल डिवोल्यूशन अगर रिकमेंड किया गया है 41%, तो यानी कि 100 करोड़ में से 41 करोड़ रुपया ये राज्यों के लिए निकाल कर रख देगा। अब किस राज्य को कितना मिलेगा उसके लिए तय होगा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मेथड से। ठीक है। अब इसमें तो बस ये कर दिया गया कि टोटल कितना परसेंट जो है ये किया जाएगा। इसमें कुछ क्राइटेरिया यूज किया जाता है जिसके आधार पर स्टेट्स को जो शेयरेबल टैक्सेस हैं, रेवेन्यूज हैं, उनमें से उनको दिया जाता है। हर बार हर बार तो नहीं, लेकिन कई बार नए नए पैरामीटर्स लाए जाते हैं, पुराने पैरामीटर्स हटाए जाते हैं। इस बार हम लोग देखते हैं कि कौन से नए पैरामीटर को लाया गया है और किसका कितना वेटेज जो है ये कम या अधिक हुआ है। देखिए वर्टिकल में 41% था और हॉरिजॉन्टल जो है, अब इसमें जो है यहाँ पर हम लोग कुछ पैरामीटर्स पर नजर डालते हैं। ठीक है, आप ये पैरामीटर्स देख रहे हैं, लेकिन दोनों में आप देखिएगा कि कोई जीरो था, मतलब कि 15th में था ही नहीं, 16th में आ गया, और कोई 15th में था, 16th में उसको जीरो कर दिया गया। जैसे कि देखिए हम लोग शुरू से ही आते हैं। टैक्स, ये इनकम जो इनकम डिस्टेंस है, इनकम डिस्टेंस का पहले 15th में 45% वेटेज था, जो कि घटाकर 42.5% हो गया। इसको याद रखिएगा, स्लाइट रिडक्शन कैटेगरी में ये आएगा। पॉपुलेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो पहले 15% था, जो कि 17.5% हो गया। इसका जो है वेट इंक्रीज हुआ है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात अगर देखा जाए तो ये कम हुआ है, 12.5 था और ये 10 हो गया है। एरिया के आधार पर जो बड़े राज्य छोटे राज्य, तो एरिया के आधार पर पहले 15% था, अब 10% हो गया। फॉरेस्ट और इकोलॉजी में बराबर ही बराबर रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। टैक्स एफर्ट जो था पहले 2.5% था 15th फाइनेंस कमीशन में, जो कि अब 0% हो गया, यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया। एक नया पैरामीटर लाया गया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और ये जो है पहले में नहीं था, मतलब 15th में नहीं था। ये 10% इसका वेटेज रखा गया है। और देखिए 10% इसका रखने से वैसे जो स्टेट्स होंगे जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जिनका कि जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में ज्यादा योगदान है, उनको जो है ज्यादा ग्रांट मिलेगा, ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा बनिस्पत की बिहार, उत्तर प्रदेश और ये सब जो मध्य प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं इनको कम मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है, जीडीपी के आधार पर मिलना ही चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा रेशनलाइजेशन की जरूरत लग रही है। तो ये आपका
16th पे ये 16th फाइनेंस कमीशन का ये रिकमेंडेशन था। इसमें एक दो क्वेश्चन और था जो कि छूटा हुआ था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय 16th फाइनेंस कमीशन। तो अब तो आप इसको समझ जाइएगा कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ये बी था जो कि पहली बार इसमें लाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ड्रॉप्ड, तो किसको ड्रॉप किया गया है? टैक्स एफर्ट्स को हटा दिया गया है जो कि 2.5% था, अब इसको हटा दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ये वेटलैंड्स के बारे में है। वेटलैंड्स, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें कितना दिया हुआ है? 4 फरवरी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। थीम जो है इसका 2026 वाले वर्ल्ड वेटलैंड का तो था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो ये यहाँ पर आपका थीम जो है सही है। और इंडिया में फरवरी 2026 तक, क्योंकि अभी आपको याद होगा 2 रामसर साइट शामिल किया गया है, उन 2 को मिलाकर ये इसकी संख्या जो है 96 से 98 हो गया है। ठीक ना? तो इसका जो है आप क्या देख रहे हैं कि ये गलत हो गया, ये आपका सही हो गया और ये सही हो गया। तो 2 और 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको याद होगा शायद कि रामसर जो है साइट, मतलब एक साइट, एक मतलब शहर है ईरान में, जहां पर कि ये वर्ल्ड वेटलैंड का जो डॉक्यूमेंट है, कन्वेंशन जो है, ये साइन हुआ था। और ये 1971 के 2 फरवरी को हुआ था। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस यही है। और ये साइन तो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन ये प्रभावी हुआ था, इफेक्टिव हुआ था 21 दिसंबर 1975 से, क्योंकि और बाकी लोग सभी साइन करेंगे तभी ना, तो इसलिए इसमें समय लगा। इंडिया जो है उस समय साइन नहीं किया था। इंडिया 1 फरवरी 1982 को 1982 को ये साइन किया था। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्म 7 पर है। आजकल आप अगर न्यूज़पेपर या अगर आप सिंसियरिटी के साथ फॉलो कर रहे होंगे तो फॉर्म 7 जो है वो काफी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्यों? इसलिए कि अभी जो एसआईआर चल रहा है 12 स्टेट्स और यूटीज मिलाकर, बिहार में तो हो गया, तो ये जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश वगैरह में जो हो रहा है, तो इसमें क्या एक कॉमन चीज देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में 100 200 300 ऐसे कर करके नाम डिलीट करवाने के लिए एप्लीकेशन भरा गया है। और ज्यादातर जो है ऐसा देखा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के नाम है। तो ये चीज जो है थोड़ा सा ये चर्चा में आ गया है। अब ये है क्या एक्चुअल में, पहले हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ए पर पहले आते हैं। क्या कहता है? फॉर्म 7 इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिंग टू इंक्लूजन ऑफ अनदर पर्सन्स और वंस ओन नेम ऑन इलेक्टोरल लॉ on specific grounds such as death, duplication और shifting of residence। तो ये सही है। ठीक है। प्रोविजन जो है इसके संबंध में, फॉर्म 7 के संबंध में कहाँ दिया हुआ है ये, तो हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 13 पॉइंट, ये 13 का सेकेंड क्लॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। ठीक है। और आरपीए एक्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 में, ये दोनों में दिया हुआ है। तो ये आपका, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना?
9 का सी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉर्म 7 कहता क्या है। फॉर्म 7 के बारे में ये वही बात है जो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ था। इसका पर्पस क्या है कि किसी अब मान लीजिए जैसे आपके कोई पड़ोसी है और अगर वो चले गए हैं, या कोई आपके बगल में ऐसा आदमी आ गया है जो कि यहाँ का सिटीजन नहीं है, और आप देखते हैं कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उस परिस्थिति में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि कोई भी उसी बूथ का जो आदमी है, या उसी जो इलेक्टोरल रोल है उसी भाग में, उसी पार्ट में उसका नाम होगा, तो वो जाकर दे सकता है। तो ये सारा चीज जो है इसमें किया गया है। ये फॉर्म 7 के लिए इसका पर्पस जो है यही है, ताकि कोई गलत इंक्लूजन नहीं हो। अब इसका जो आधार जो दिया हुआ है वो डेथ, शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आइडेंटिटी और नेम ऑफ पर्सन जो है, अगर वो अंडर एज है चाहे कुछ भी है उस तरह का अगर दे दिया गया है तो ये। अब इसमें फाइल करने का तरीका है कि आप ऑनलाइन भी इसको दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं ईआरओ को, और वहां पर वो एक्शन लेगा। लेकिन एक इसमें चेंज कर दिया गया 2022 में, और ये चेंज ये कर दिया गया कि पहले जो था कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसी इलेक्टोरल रोल के पार्ट में उसका नाम होना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट उसी बूथ पर। अब ये कर दिया गया कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी का बस होना चाहिए, चाहे वो किसी बूथ का हो। तो अब इसमें थोड़ा सा संख्या जो है इसका बढ़ने लगा, आपत्ति वाला जो फॉर्म 7 जो भरा जाने लगा। तो इस तरीका से थोड़ा सा, और बीएलओ जो है अब ये बीएलए जो है दे सकता है। हालांकि ये पनिशेबल एक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। आप अगर पीडीएफ लेंगे या मैगजीन जो मंथली आता है तो उसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, कितना बताया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म 7 के बारे में ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में टर्टल जो है, ये टर्टल के बारे में एक ये किया गया कि टर्टल ट्रेल्स जो है, जो एक सुरक्षित कॉरिडोर एक माना जाता है, उसमें उसको जो है डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट प्लेस के रूप में। ठीक है, और ये इसमें तो पूछा गया है कि कहाँ पर नहीं था, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं अभी कि बिहार में नहीं था, इसका बी आंसर हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये केरल, उड़ीसा और कर्नाटका में है, और इसमें एक जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग का कहना है कि इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने से इसके जो प्रोडक्शन होता है वो उस पर असर पड़ेगा, और इसको टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ये मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। यूनियन बजट में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ये कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द बेस फॉर द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल शिफ्ट। अब देखिए, अभी तक जो हम लोग का इंडस्ट्रियल बेस रहा है, पेट्रोलियम वगैरह चाहे जो भी, वो मॉलिक्यूल्स पर रहा है। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ओर ये बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो बैटरी हो चाहे एनर्जी हो, अब जो एनर्जी का जो फॉर्म आ गया है अब वो रिन्यूएबल एनर्जी है, और उसको किसी से किसी में कन्वर्ट करके उसको ये किया जाता है। तो अब मॉलिक्यूल्स से हमारा इंडस्ट्रियल बेस का जो शिफ्ट है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ये जाएगा। इसमें एक छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, जो कि आप इसको लेंगे तो आप इसमें पढ़ पाएंगे। इसका पूरा डेटा वगैरह भी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अ, आपको याद होगा अभी पाकिस्तान में फरवरी के फर्स्ट वीक में ही एक मस्जिद है, इमाम बरगा कसरे खादीजातुल कुबरा, ये इसमें विस्फोट किया गया, और ये आत्मघाती विस्फोट था। और इसमें
तुरंत माने वही विस्फोट के समय ही 31 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे घायल भी हुए। अ, अब ये जो है एक्चुअली ये सिया जो सेक्ट है उसके लिए ये मॉस्क था, ठीक है, सिया का था। ये जो विस्फोट किया गया है ये आईएस द्वारा, आईएस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया और ये है सुन्नी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनका कहना है कि आईएस जो है सीरिया में लड़ता है। अब सीरिया में कई फैक्शंस हैं, आईएस जो है लड़ता है वो सिया समुदाय के लोग हैं। अब इसका कहना है कि यही पाकिस्तान के सिया हैं जो कि सीरिया में जाकर भर्ती हो रहे हैं और इनको, इनकी लड़ाई जो है वो मुश्किल होते जा रही है। तो इस कारण से ये जो है आ, आ, इनको मारना जरूरी है। अब उनका ऐसा मानना है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा नोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इट वाज अ मॉस्क बिलोंगिंग टू सुन्नी, तो ये सिया का था, ये गलत हो गया। और ये बलूचिस्तान में नहीं इस्लामाबाद में था, तो ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो फॉरेक्स के बारे में जो है, तो फॉरेक्स रिजर्व जो है ये 724 ये डॉलर के आसपास में, यानी कि 723.77 ये आ गया था। और ये कब आया? ये पिछले वीक में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। 30 जनवरी को जो वीक खत्म हुआ उसमें ये, और ये अभी तक का हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। तो ये आपका 13 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, इसमें सारी बातें दी हुई हैं। जो ये 724 है, अभी देखिए 724 हुआ ना, ये हाईएस्ट है। इसके जस्ट पहले वाले में 709 हो गया था, और जबकि इसके पहले जो हाईएस्ट था सितंबर 2024 में हुआ। 2025 में इतना लेवल नहीं पहुंचा। 2024 में सितंबर में जो मैंने पिछला हाईएस्ट जो था 704.89 था। हालांकि 709 देखिए पहुंच गया था ये 22 जनवरी को, जो 23 जनवरी को जो भी खत्म हुआ था उसमें। लेकिन 30 वाले में तो एकदम 723.77 पहुंच गया था। तो ये सब आइडिया रखना चाहिए एग्जाम के लिए, पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। Which of the following educational institutions was not declared as institute of national importance by the constitution? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किया गया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बाद में 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 से किया गया था, ठीक है ना। और बाकी को पार्लियामेंट के एक्ट से ये अलग अलग किया गया था, जिसमें कि निमहांस है, उसके अलावा जितने आईआईटीज हैं, आईएम एम्स हैं, आईआईएम हैं, ये सभी को नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन जो है घोषित किया गया है। तो वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट वाला इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसमें आपको ये दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो विंटर ओलंपिक्स जो है, ये विंटर ओलंपिक्स 25वां, ठीक है ना। ये जो है इटली के मिलानो और कोर्टिना में हो रहा है। तो इसका जो है आंसर ये हो जाएगा 3 और 4, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का विंटर ओलंपिक्स के बारे में ही ये स्टेटमेंट है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि ये 26वां था, जबकि ये 25वां था, ठीक है।
तो ये आपका गलत हो गया। मैस्कॉट इज टीना एंड माइलो, तो ये सही है। और ये इंडिया जो है दो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक अल्पाइन स्काइंग है और क्रॉस कंट्री स्काइंग है। तो इसमें जो है आपका अ, अ, इसका आपका हो जाएगा आंसर 2 और 3। ठीक है, बी। तो इसके बारे में देखिए, विंटर ओलंपिक्स के बारे में ये सब बहुत सारा चीज दिया हुआ है। ये आपको मैगजीन या पीडीएफ में ही मिल पाएगा। 17 में ये पूछा गया है प्रोजेक्ट वॉल्ट। प्रोजेक्ट वॉल्ट जो है ये ट्रम्प साहब द्वारा ये शुरू किया गया है। एक्चुअली चाइना कभी कभी प्रतिबंध वगैरह लगा देता है, और चाइना का आप जानते हैं कि वर्ल्ड का 85% करीब करीब ये कमांड है। 85 से 90% मैंने प्रोडक्शन का को लिया जाए और इसके एक्सट्रैक्शन को लिया जाए, तो एक्सट्रैक्शन के लिए टेक्नोलॉजी जो है चाइना के पास में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, तो इसलिए वो पूरा डोमिनेंट हो गया है। और करीब करीब 85% से 90% उसका वर्ल्ड पर, माने वर्ल्ड के अर्थ मिनरल अर्थ पर, सॉरी, ये रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर उसका कमांड हो गया है। तो अ, ये अमेरिका द्वारा जो है, यहाँ पर जो चाइना दिया हुआ है ना, यहाँ पर यूएसए होगा, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हुज जयंती वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 फरवरी। तो गुरु रविदास या संत रविदास, जैसे भी आप कहना चाहें, इनका जन्म जो है 1377 एडी में हुआ था। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, तो वैसे तो जो डेट उनका तय नहीं है, डेट तो उस समय, लेकिन वो माघ महीना के फुल मून डे पर हुआ था, जो कि इस बार 1 फरवरी को पड़ा। ठीक है। 19 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टार्टेड बाय आरबीआई इन February 2026 एज पायलट प्रोजेक्ट। तो ये डिजिटल फूड करेंसी है, जो कि ये राशन वगैरह जो है खरीदने में ये काम आ सकता है। आप इससे और कोई चीज नहीं खरीद सकते हैं। तो ये जो है आपका जो अभी जो आरबीआई द्वारा ये डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जो शुरू किया गया है, ये उसी से लिंक्ड है। ठीक है, और इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही चलाया जा रहा है, जो कि अभी चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात में ये चलाया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो पूरे इंडिया में भी लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में ये कौन सा ये था, मतलब कि ये एडिशन कौन सा था? तो ये एडिशन इसमें लिखा हुआ है कि 114 था, जो कि सही है। मेन सिंगल जो है ये इसमें दिया हुआ है कि नोवाक जोकोविक ये द्वारा जीता गया है, जो कि ये गलत है। और इसमें दिया हुआ है कि वुमेन्स सिंगल टाइटल हैज बीन वोन बाय एलेना रिबाकिनी, ये रिबाकिना, तो ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि 4 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज, तो वर्ल्ड कैंसर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी एज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो यहाँ भी जो है जो आंसर आपका है ये दोनों सही हो गया, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अब में आते हैं। हु has become India's first airport to provide hydrogen operated bus service at its airport। तो ये कोची एयरपोर्ट है, जो कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वहां तक प्लेन तक जाने के लिए बस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए क्राफोर्ड प्राइज के बारे में दिया गया है, ये कुछ स्टेटमेंट्स।
ये एक्चुअली ये जियो साइंस के मामला में ये दिया जाता है, और ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा ही दिया जाता है, जिसे कि नोबेल प्राइज ये दिया जाता है उसी के नाम, मतलब ये क्राफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे ऐसे तो, और इन्वेस्टर थे, तो उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। लेकिन जियो साइंस के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, और भी क्षेत्र में दिया जाता है, 4 क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल तो इसको जियो साइंस का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये जो है सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में इट कंटेन्स रिवार्ड ऑफ 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, तो ये सही है, ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 3 में इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, ये हाँ, वीरभद्रन रामनाथन को ये मिला है, ठीक है ना, ये क्राफोर्ड प्राइज उन 2026 का। हालांकि इंडियन ओरिजिन के हैं, अब ये इंडियन नहीं रहे, तो ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, इसका स्थापना जो है 1980 में किया गया था, और ये मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियो साइंस, बायो साइंस और ये पॉली अर्थराइटिस जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। 8 मिलियन क्रोनर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया हैज एज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देना संभव नहीं है, थोड़ा लंबा इसका है। तो आपको मैगजीन में तो पूरा डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से चाहेंगे तो फिर उसके लिए अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको करीब करीब अच्छा खासा समय लग जाएगा, इस वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन ये सही है कि 1 जनवरी 2026 से मिला है, और ये वर्ल्ड डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड को ये प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, और ये चाहता है कि जो सही ढंग से स्टेट के अंडर में जो माइनिंग हुआ है वो डायमंड का ये हो, ट्रेडिंग हो, पॉलिसिंग हो। अब जानते हैं कि इंडिया को क्यों बनाया गया है। इंडिया डायमंड का प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन वो पॉलिश करके फिर से वो एक्सपोर्ट करता है, और इस कारण से, और वर्ल्ड में इसका नंबर 1 है, तो इस कारण से ये इसको दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड वो होता है जैसे कि रवांडा में, बुरुंडी में, कांगो में, जहां पर कि सिविल वार चल रहा है, अलग अलग गुट के लोग अलग अलग क्षेत्र पर कब्जा किए हुए हैं, और वो लोग उसको माइनिंग करके हथियार खरीदते हैं, और बड़े बड़े जो जो देश हैं जो हथियार बेचते हैं उनको भी मजा आता है उसमें, उनका हथियार का बिक्री होता है। तो ये बड़ा मुश्किल है, तो ये इसलिए किया गया है ताकि उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट डायमंड से वो लोग पैसा नहीं कमा सके। क्वेश्चन नंबर 25, 4 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। श्रीलंका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीक के लिए हम लेकर आएंगे। थैंक यू।